जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल जो हुआ करता था उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है हम लोगों को उन तमाम मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने में सहायता कर सके। जैसे आप देखिएगा कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मूल रूप से तीन कैटेगरी में बटा होता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और एक जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। माने आप देखिएगा उसको तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, और एक है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। ये तीन नाम है और ये तीन बेसिकली कैटेगरी है। माने तीन तरह के आपका जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको इस तरह से तीन कैटेगरी में जो है बांटा जाता है। इसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी जो होता है, कुछ प्रॉपर्टी जो आपको विशेष तौर पे जानना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। माने अलग अलग कैटेगरी में बांट करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा पदार्थ हमारा जो है फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से पदार्थों को हम लोग पहचान सकते हैं अगर इन पदार्थों के प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम जान लें कि किसको हम, अगर प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, जैसे कि कुछ पदार्थ का प्रॉपर्टी जो होगा स्पेसिफिक होगा, या ये कह दो कि सभी पदार्थों का गुण जो होगा वो विशेष होगा, तो उसमें से उसके गुणों के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फेरोमैग्नेटिक के कैटेगरी में रहेगा, कौन पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में रहेगा, और कौन डायामैग्नेटिक के कैटेगरी में रहेगा। तो ये हम लोग जो है ना उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसीलिए पहले हम लोगों को इसके गुण के बारे में जानना अनिवार्य है। पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था एक गॉस थ्योरम, लेकिन मैग्नेटिज्म का गॉस थ्योरम। बेसिकली हम लोग पिछला क्लास में लास्ट किए थे चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर में, मैग्नेटिक फ्लक्स जो था उसको पढ़ के हमने उसको समाप्त किया था। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल है उसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण हम लोग जानेंगे, और ये गुण जान जाएंगे तो उसके आधार पर हम बाकी जो पदार्थ आगे कैटेगराइजेशन में आएगा, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ का हम लोग बंटवारा करेंगे, तो उसके भी गुण को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आपको बोर्ड जो है अमूमन देखा गया है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, पूछने का प्रक्रिया जो है इसमें जो है पूछा जाता है, तो इसको आप विशेष तौर पे आप तैयार कर लो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये आपका जो पहला किताब है, जो फर्स्ट बुक है, उसमें हमारे ख्याल से अब 2 चैप्टर और बचा हुआ है। 2 3 बोलो, 3 तो छोड़ दो आप, क्योंकि तीसरा जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है तो उसको काउंटिंग ही मत करो। लेकिन फिर भी अगर है उसमें तो उसको तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो एक सिर्फ जो है आपका बचा हुआ है, लास्ट में छोटा टॉपिक होता है, तो उसको तो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा 2 टॉपिक जो है उसका लेक्चर आपका जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, वो आपको रेगुलर करके मिल जाएगा। उसके बाद जो नया जो आपका बुक होगा, बुक नंबर 2, उस बुक पर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आपका ये फर्स्ट बुक जो है उसको कंप्लीट करके जल्दी से हम खत्म कर लें। ठीक है, ये हमारे ख्याल से 6-7 दिन के अंदर में आपका ये टोटल लेक्चर जो है यूट्यूब पर रहेगा। उसको रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में हम जो है माने तमाम चीज़ें जो है इसी बीच में छुट्टी में जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो उस अनुसार से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले आज का जो टॉपिक है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी चुंबकीय पदार्थ का जो पहला गुण होता है उस गुण को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए एक छोटा सा पहले आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातें जो है आपको समझाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो। कोई भी मटेरियल लेने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी मटेरियल लेते हो तो बना तो होता है एटम से ही, कोई ना कोई परमाणु से ही बना होता है, किसी न किसी एटम से ही वो बना होता है। और आपको पता होगा कि कोई भी एटम हो, उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इस तरह से चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। माने किसी न किसी घर में ये चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। और याद कीजिए हम लोग पिछला जो लेक्चर था उसमें ये बात पढ़े थे,
इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नाम दिए थे, यानी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उसको हम लोग नाम दिए थे, और उसका भी हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया था। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका जो फार्मूला होता है वो तो आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे। करंट की वजह से जो आता है वो आई ए आता है, ये आता है ना, आई ए। ठीक है, आई बोले तो करंट, ए बोले तो एरिया। तो ये हम लोग जो है बहुत पहले जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे उस समय ये फार्मूला पर हम विशेष रूप से चर्चा किए थे। लेकिन अभी आपको ये बात जो है याद रहना चाहिए। अब जरा सोचिए कि एक लूप है, जिस लूप में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, स्वाभाविक बात है कि इस लूप में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये एक तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। तो आप बोल सकते हो एक तरह से ये डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। मान लीजिए ये डायरेक्शन इधर है, मान लेते हैं ऐसा डायरेक्शन है। तो अगर एक मटेरियल की बात करो, आप सॉलिड मटेरियल की बात करो, तो इस मटेरियल के अंदर में तो ऐसा ऐसा ढेरों लूप होगा, केवल एक ही लूप थोड़ी ना होगा, ऐसा ऐसा इसमें क्या होगा, ढेरों लूप होगा, बहुत सारा लूप होगा। तो आप जरा सोच के देखिए, उसका डायरेक्शन फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे मर्जी वैसे अरेंज हो सकता है कि नहीं, इस तरह का। लेकिन इतना तय है कि सबके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये तय है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए ये बात ध्यान में रखेंगे, हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो एक तरह से चुंबकीय द्विध्रुव के तरह काम करेगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल के तरह वो काम करेगा, और उस डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और उसका फार्मूला ये होता है, अगर करंट की वजह से हो तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एक तरह से करंट ही तो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर घर में घूम रहा है तो वो करंट ही तो लेके चल रहा है। तो उसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा तो उसके लिए ये फार्मूला हम पहले बता रखे हैं, नहीं तो एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आएगा ये कि चुंबकन क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो मैग्नेटाइजेशन यहीं से डिफाइन होता है। मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटाइजेशन अर्थात चुंबकन का डेफिनेशन ये कहता है कि द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो आपको चुंबकीय पदार्थ दिख रहा है, इस चुंबकीय पदार्थ का अपना कुछ न कुछ आयतन होगा, कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा। मान लीजिए कि हम इसका ले लेते हैं लेंथ जो है वो एल है, मान लेते हैं लेंथ एल है, और इसका मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये साइड वाला पोर्शन का एरिया जो है वो ए मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो ए है। एरिया जो इसका होगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए ये ए है। तो एरिया गुने लंबाई को हम बोल सकते हैं ये पूरे मटेरियल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसका आयतन होगा। तो इस पूरे आयतन में जितना मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये सबके पास अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। याद रखिएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी तो हो सकता है कि कोई एक दूसरे का अपोजिट हो, कैंसिल कर दे, कोई ऊपर जा रहा हो उधर से वो कोई एंगल पर काटेगा तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अल्टीमेटली हम लोगों ने जो शुरू में पढ़ा था उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पिछला जो आप इससे पहले भी जो पढ़े थे, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है। तो आप जरा सोच कर देखिए, ये जैसे तैसे अगर अरेंज होगा, अगर मान लीजिए ये जैसे तैसे अरेंज होगा, जैसे तैसे अगर इसका अरेंजमेंट होगा, तो आपको इसके अंदर में जो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कैंसिल करके जीरो भी कर दे मैग्नेटिक मोमेंट को, है कि नहीं, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो कर दे तो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम मान के चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा। ठीक है, जो भी हो, लेट अस सपोज कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एम है, स्मॉल एम। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये नेट है, टोटल है। मतलब आप जितने भी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे, सबको जोड़ जाड़ करके जो लाएंगे वहां पर वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा इस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम है यहाँ पर, भी का मतलब वॉल्यूम समझ लेना। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में जितना टोटल चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा,
इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकन। और वही आप देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित कुल चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहा जाता है। यानी किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा उसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन या उसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग चुंबकन कहेंगे। तो एक तो ये मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन है जो आपको विशेष तौर पे याद रखना है। दूसरी बात, अगर इसके पास फार्मूला है और वो भी आप देख रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट और वॉल्यूम के टर्म में, तो इसका अपना कोई यूनिट होगा, कोई मात्रक होगा, और मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। कैसे निकालोगे आप मात्रक? मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक तो हम पहले से जानते हैं, वो एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम आयतन का मात्रक आप लोग जानते हो, इसका होता है मीटर का पावर 3, यानी मीटर क्यूब होता है। तो अगर आप इसका यूनिट निकालिएगा SI यूनिट, तो सीधी सी बात है SI यूनिट जो इसका आएगा SI यूनिट ऑफ M। अच्छा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, माने मैग्नेटाइजेशन जो होगा उसका, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या? चुंबक जैसा बना देना, चुंबकीय प्रवृत्ति ला देना। बात समझे कि नहीं? तो चुंबकीय प्रवृत्ति आप किसी मटेरियल के अंदर में ला दिए तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका भी अपना कोई डायरेक्शन होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में वो जनरेट होगा। अच्छा, जो जनरेट होगा उसका अपना कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका भी अपना जो क्रिएट होगा उसका भी एक व्यवस्था होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका भी अपना डायरेक्शन होगा। पहले तो हम इस पर बात कर ली, इसका SI मात्रक, फिर हम उस मुद्दा पर भी आते हैं। देखिए, इसका SI मात्रक लिखोगे, क्या लिखोगे? इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहीं पर काट के बना दे रहे हैं, और इसका होता है मीटर का पावर 3। आप इसको उड़ाओगे तो नीचे में बचेगा एगो मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ये इसका क्या बनेगा? ये इसका SI मात्रक बनेगा। और ये SI मात्रक आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बात तो ये रहा जो आपको याद रखना। अच्छा, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि मैग्नेटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन जो एक गुण है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये लिखने के लिए जो कलम है, जो पेन है, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके पास थोड़ा बहुत मैग्नेटिक गुण हो भी सकता है, नहीं भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर मान लो, और इसके अंदर हम कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल के इसके बगल में ला करके रख दे, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत, जैसे अगर मान लो ये लोहा होता या कोई और मटेरियल होता, मान लेते हैं कि लोहा है, और अगर हम कोई एक और ऐसा ही टाइप का जैसे कि कलम लेकर के, और मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, तो हम इस मैग्नेट को अगर चिपका दिए, तो स्वाभाविक बात है कि इसके अंदर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। यानी कि इसको अगर दूसरा लोहा के साथ चिपकाओगे तो इसमें भी क्या होगा, वो चिपक जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन इसको बोलते हैं कि चुंबकन, चुंबक जैसा गुण आ गया इसके अंदर में, है ना? और ये वैल्यू जो होगा, चुंबकन वाला जो गुण जो आएगा वो उतना आएगा जितना पर यूनिट वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा ज्यादा चुंबकित करेगा, कम पाया जाएगा कम करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो चुंबकन करने वाला जो मटेरियल होता है उसके अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट पाया ही जाता है। नहीं पाया जाएगा तो मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन जो आएगा उसका क्या आएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हम इसी चीज को अगर तब्दील करना चाहे कुछ और फार्मूला में तो तब्दील कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो P×2L भी होता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें जिसमें पोल होता है, ध्रुव होता है, तो ध्रुव वाले कोई चुंबक को ले लो और उसका निकालना चाहो चुंबकीय आघूर्ण, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला आपका था P×2L। पिछला याद करिएगा, पिछले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। और अभी जो हम आपको समझा रहे थे वो करंट को लेकर के समझा रहे थे। एक्चुअल में दोनों तो एक ही जैसा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के जगह पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, चूंकि M बराबर P×2L भी होता है, तो 2L बोले तो लंबाई, यानी इसका टोटल लंबाई, और इसका टोटल लंबाई 2L लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि L हम लोग ले चुके हैं, तो इसको L आप ले लो। ठीक है। और वॉल्यूम बराबर हम लिख सकते हैं एरिया × L,
तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैग्नेटाइजेशन का एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा, पी बोले तो पोल स्ट्रेंथ और डिवाइड बाय एरिया इनटू लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाएगा। तो उस हिसाब से देखिएगा तो मैग्नेटाइजेशन का एक और फार्मूला आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। एरिया बोले तो जो मटेरियल है उसका एरिया, जो पदार्थ है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ का क्षेत्रफल। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर आप भूल जाओगे तो उसके लिए यहाँ पर बगल में कहीं पर लिख लो, पी का मतलब पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य पहले पढ़ा चुके हैं, ए का मतलब एरिया, एरिया तो आप समझ ही रहे हो। बाकी ऐसा ही मात्रा का अगर आप लिखोगे तो फिर से यही आ जाएगा, केवल फार्मूला चेंज हो गया है। और ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखने के लिए अगर बोर्ड वगैरह में पूछेगा तो उसके हिसाब से हम आपके सामने यहाँ पर ये एडजस्ट कर दिए, रख दिए कि ये भी याद रखना। ये तो डेफिनेशन से आएगा, ये तो तय है, लेकिन एक ये भी फार्मूला जो है आप विशेष तौर पे याद रखना। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है चुंबकन का। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको आप नोट्स बनाओ, आप इसको जो है शामिल कर लो आप उसमें, और इसको आप याद रखो। तो एक तो बात ये रहा चुंबकन, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है माने किसी मैग्नेटिक मटेरियल का, इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। ये थोड़ा विशेष है और बिल्कुल अलग है। चुंबकीय तीव्रता जो होता है, वैसे तो आप चुंबकीय क्षेत्र को भी चुंबकीय तीव्रता ही बोल देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, लेकिन ये थोड़ा अलग है। एक तरह से आप समझ लीजिए ये भी मैग्नेटाइजेशन ही है, चुंबकन ही है। बस चुंबकन का ये जो डेफिनेशन जो आप देखे हैं अभी, उसी में थोड़ा सा कुछ बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे पास एक नया शब्द है, और उस शब्द को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता का चर्चा तभी होता है जब बाहर से आप कोई मैग्नेटिक फील्ड दो, चुंबकीय क्षेत्र दो। कोई भी मटेरियल को अगर बाहर से आप चुंबकीय क्षेत्र दो, तभी डिस्कशन इस बात का होगा कि चुंबकीय तीव्रता उस पदार्थ का कितना है या कितना कम है, ज्यादा है या कम है, ये चीज का चर्चा तभी होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, और इस मटेरियल को हम क्या करते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर B0 है, तो इस मटेरियल के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B आएगा, मान लेते हैं। तो वो जो B का मान जो आएगा वो B0 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर में भी तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र पहले से अवेलेबल होगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो कोई भी मटेरियल होगा वो बना तो होगा एटम से ही, परमाणु से ही, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमते रहेगा, तय है। इसका मतलब उसके पास अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर बहुत सारा उसी तरह से अगर एटम है तो उसका अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और अगर आपने बाहर से कुछ फील्ड डाला, बाहर से अगर आपने कुछ फील्ड डाला, तो स्वाभाविक बात है कि इसके अंदर में जो माने ये जो आप देख रहे थे, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो था, या ये बोल दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, इसका जो वैल्यू जो अलग अलग डायरेक्शन में जो चल रहा था, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, संरेख हो जाएगा एक डायरेक्शन में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाहर से जैसे ही आप फील्ड दोगे तो ये सब का सब अरेंजमेंट कर लेगा, अपना एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि पहले जो यतर ततर था, यतर ततर था तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा था, अंदर का जो फील्ड था उसको कम कर रहा था। अब एक डायरेक्शन में आ गया तो अब अंदर का फील्ड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो बेसिकली क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि आपने बाहर से फील्ड दिया, जिसकी वजह से ये जो पदार्थ है ये मैग्नेटाइज हो गया, चुंबकित हो गया। पहले इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था, चुंबकीय जो आघूर्ण था, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चुंबकीय गुण आया था, वो चुंबकीय गुण जो था वो यतर तत डायरेक्शन में था, तो कुछ कैंसिल करके खत्म भी कर लेता था। लेकिन अब क्या है, बाहर से दिए सब एक डायरेक्शन में आ गया। एक डायरेक्शन में जैसे ही आ गया तो कैंसिल तो अब करेगा नहीं। इसका मतलब जितने भी एटम होंगे इसके अंदर में, उन सभी एटम के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण जो डेवलप होगा, उस सब का सब एक डायरेक्शन में हो जाएगा। एक डायरेक्शन में हो जाएगा, कैंसिल करेगा नहीं। तो कैंसिल करेगा नहीं तो पहले के कंपैरिजन में, पहले कैंसिल भी कर रहा था, अब कैंसिल नहीं कर रहा है। तो पहले देखो, पहले क्या हो रहा था कि जहीं तहीं डायरेक्शन था तो कुछ कैंसिल भी किया, अब एक डायरेक्शन में तो कैंसिल नहीं किया। तो कैंसिल पहले कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा अंदर में, और अब कैंसिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब अब ज्यादा होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में सब आ गया। ठीक है,
तो स्वाभाविक बात है कि ये ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये संरेख हो गया, एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में हो गया, संरेख हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटाइज हो गया, चुंबकित हो गया। आपने इसको चुंबकित कर दिया। तो इसमें आप अगर गौर करेंगे तो ये जो चुंबकित हुआ, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, चुंबकन जो हुआ, उस चुंबकन की वजह से इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और एक तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो दोनों मिला करके आपका इसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो जाहिर सी बात है कि एक तो आपका ये बाहर से दिया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो राबे करेगा, और साथ में एक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जो मैग्नेटाइज होने की वजह से आएगा, चुंबकित होने की वजह से आएगा। इसको हम लोग BM बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अच्छा ये याद रखिएगा, ये मैग्नेट के अंदर का फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, ये किसी मैग्नेट के अंदर का ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात याद रखिएगा, माने चुंबक के अंदर का ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसका वैल्यू B0 प्लस BM है। माने बाहर से जो हमने दिया वो, और जो इसके अंदर में चुंबकित हुआ, अलाइनमेंट जो हुआ था वो लूप का, जो लूप जहीं तहीं जो डायरेक्शन दे रहा था उसका अलाइनमेंट जो हुआ था वो, माने जितना अलाइनमेंट हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। और जो मान लीजिए बाहर से आपने दिया वो, तो टोटल मिलाकर के जो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यही होगा। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट यहां पर यह है कि आपने इसको तो मैग्नेटाइज किया, एक तरह से चुंबकित बनाया, चुंबकित किया। तो जब भी चुंबकित किया जाता है किसी भी मटेरियल को, तो उसमें यह चीज देखा जाता है कि कोई भी अगर चुंबकित हुआ तो स्वाभाविक बात है कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हुआ है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन का। मतलब जितना ज्यादा आप चुंबकन कीजिएगा, जितना ज्यादा आप मैग्नेटाइजेशन कीजिएगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप मैग्नेटाइजेशन कीजिएगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो दरअसल बात यह है कि अगर हम निर्वात के लिए बात करें, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की बात नहीं करें, निर्वात के लिए बात करें, तो निर्वात के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा ये जो B0 होगा, B0 बोले तो बाहर से दिया गया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नेटाइजेशन का। लेकिन मैग्नेटाइजेशन आप जो जितना बाहर से चुंबकीय क्षेत्र दीजिएगा उतना ज्यादा B0 का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको अगर आप जैसे मैग्नेटाइजेशन हम जो बोले BM, यानी चुंबक को चुंबकित करने की प्रक्रिया बोले, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M। अभी जस्ट मैग्नेटाइजेशन चुंबकन आप पढ़े थे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि हम जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र देंगे उतना ज्यादा इसका अलाइनमेंट हो जाएगा, अंदर में सब का सब अलाइंड हो जाएगा, और उतना ज्यादा अंदर का जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था लूप की वजह से वो डेवलप हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन बाहर वाला फील्ड के लिए आप मैग्नेटाइजेशन ये तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि बाहर में कोई अलाइनमेंट थोड़ी हो रहा है। ये जो B0 है ये बाहर का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर वाला के लिए तो आप ये M लगा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बाहर का जो वातावरण है उसका जो आप देखिएगा तो उसका तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, उसका भी तो हो रहा है, और उसी वजह से तो आपका प्रभाव जो है इसके अंदर में भी पड़ रहा है। तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर उसको आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम मान लेते हैं एक टर्म मान लेते हैं H, माने मैग्नेटाइजेशन ही जैसा ये टर्म है लेकिन थोड़ा भिन्न होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के लूप को एडजस्ट कर रहा है, और ये तो बाहर के फील्ड को जो माने हालांकि एक्टिवेट तो यही कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये तो बाहर वाला यानी कि और कुछ चीजें जो है इसका बर्बाद भी तो होगा, और ये पूरा का पूरा काम कर रहा है अरेंजमेंट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपका ये भी मैग्नेटाइजेशन है, ये भी मैग्नेटाइजेशन है। ये बाहर वाला फील्ड का वैल्यू बढ़ा रहा है और ये जो है अंदर के फील्ड को बढ़ा रहा है। बात समझ गए? अब जरा सोच के देखिए, ये जो आपका ये प्रोपोर्शनल साइन है, ध्यान रखिएगा ये दोनों का दोनों हम ले रहे हैं निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए अगर दोनों के लिए ले रहे हैं तो यहां से आप गौर कीजिएगा, ये आपका जो B0 बराबर जो आएगा ये आ जाएगा μ0 इंटू H। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटा करके बराबर का साइन लगाते हैं तो आपका ये आएगा। याद रखिएगा इस चीज को, मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसी के तर्ज पर इसको लाया गया है।
अब इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसका भी आपका जो आएगा बी एम इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एम मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों आएगा। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे, तो दोनों वैल्यू को उठा के रख दो, तो इसीलिए आपका यहाँ पर बी का वैल्यू नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर जो आएगा वो बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एच प्लस यहाँ से लीजिएगा तो म्यू जीरो एम। हम इसमें से अगर चाहें तो कॉमन कर सकते हैं म्यू जीरो, म्यू जीरो को कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका एच प्लस एम। और ये जो एच है इसी एच को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एच को कैसे निकालेंगे, म्यू जीरो को पहले आप इधर फेंको, बी अपॉन म्यू जीरो हो जाएगा इक्वल टू एच प्लस एम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अगर आप देखोगे तो एच का जो मान आएगा वो आ जाएगा बी अपॉन म्यू जीरो और माइनस एम आएगा। और ये जो आप एच देख रहे हो इसी एच को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटें इसी को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का पूरा कहानी ये है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक आध बार और जो है बढ़िया से देख लेना। फार्मूला जो हम बताए हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड में वो अलग बात है, और जो डेफिनेशन लिखे हैं उस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा मर्ज करके आप समझने का प्रयास करोगे आप समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या है, समझे। तो एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप नोट्स बना लो, और ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रहना चाहिए, आगे जाकर के इस प्रॉपर्टी पर भी खास बात किया जाएगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी पर आते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसका मतलब होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होता है चुंबकीय गुण, कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा चुंबकीय गुण धारण करेगा उसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति कितना है। चुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति अगर ज्यादा है तो समझ लीजिए वो चुंबकीय गुण ज्यादा धारण करता है। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति कम है तो चुंबकीय पदार्थ का गुण जो होगा वो कम होगा, माने चुंबकीय गुण जो होगा वो कम पाया जाएगा। तो इसका मापदंड का कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा, किसी न किसी तरीका से तो मापा जाता होगा। कैसे पता किया जाएगा कि ये ज्यादा चुंबकित है ये कम चुंबकित है, इसके अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा है इसके अंदर चुंबकीय गुण कम है। तो उसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जैसा शब्द बनाया गया और इस शब्द को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया, चुंबकीय प्रवृत्ति को गणितीय रूप से डिफाइन किया गया ताकि उसका कैलकुलेशन किया जा सके, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए जो इसका डेफिनेशन ही है वो डेफिनेशन ही माने मूल रूप से जो है काफी है। इसका डेफिनेशन कहता है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन बोले तो एम, कैपिटल एम, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी जो हम लोगों ने मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिया था वो था एच। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि हम लोग अभी जस्ट जो बात किए थे जिसमें एच जो था ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी था। और याद रखिएगा एच का वही मात्रक होगा जो एम का होगा, क्योंकि आप गौर कीजिएगा ना दोनों अगर एनालॉग है एक जैसा ही है, एनालॉगी जैसे कहते हैं ना कि एक जैसा गुण के आधार पे अगर हम चर्चा कर रहे होते हैं तो जो ये है वही ये है, खाली बस थोड़ा सा फर्क क्या है मीडियम का हमने बात किया है अभी। आपको ध्यान रखना इसका ऐसा ही मात्रक और इसका ऐसा ही मात्रक दोनों सेम होता है, दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो डेफिनेशन बना है द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, इन दोनों का जो अनुपात होगा इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी रेशियो को कहा जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है चाई से। इसको जो है डिनोट किया जाता है क्या चीज से, चाई से। ये जो आप देख रहे हो काई भी लोग पढ़ते हैं चाई भी पढ़ते हैं, आप जो चाहो वो पढ़ो, ठीक है। ये चाई है या काई है ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो एम बट्टा एच, एम बट्टा एच, एम बट्टा एच, एम बोले तो मैग्नेटाइजेशन, एच बोले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन बट्टा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। और इन दोनों का वैल्यू जो भी आवे वो वैल्यू को आप रख दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति बोलेंगे। अगर रेशियो ज्यादा आ गया तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा है, अगर रेशियो कम आया तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम है, सीधी सी बात है। तो यही मापदंड का एक तरीका है।
अच्छा, इसका अगर आप ऐसा ही मात्रक लिखिएगा तो स्वाभाविक बात है कि ये यूनिटलेस होगा। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यह एक मात्रक विहीन राशि है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मात्रक आपको अभी जस्ट बताया, इसका जो मात्रक होगा वो इसका मात्रक होगा, दोनों यूनिट कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट बचेगा नहीं, तो ये यूनिटलेस बन जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कभी कभार पूछ देता है कि चाई का बताइए यूनिट क्या होगा, यानी कि चुंबकीय चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का बताइए एसआई मात्रक क्या होगा। ये एसआई मात्रक जब पूछा जाएगा तो वहां उलझना नहीं है, वहां पर आपको बताना है कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और ये जो चाई का मान होता है ना, ये चाई का मान अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि आपको पहले भी हम बताए हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है किसी मटेरियल के अंदर में कितना चुंबकीय गुण है इस बात का प्रदर्शन करता है, इस बात को वो बताता है, दर्शाता है। तो अगर मान लीजिए किसी पदार्थ के अंदर में चुंबकीय गुण ज्यादा है तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगा। किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण बिल्कुल नहीं है, या ऐसा है कि वो रिपेल कर रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपका चाई का मान जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझे, माने स्वाभाविक बात है कि माइनस प्लस अगर है तो बीच वाला भी हो सकता है, इसका वैल्यू जो होता है वो बीच में भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, ये बात तय है। हम लोग ये यहाँ से जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो विशेष तौर पर हम लोग अब जो है जितना पढ़े हैं प्रवृत्ति, जितना हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है मैग्नेटिक मटेरियल का, चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है, 3 गुण जो हम लोगों ने अभी देखा है, इसी गुण के आधार पर हम सबसे पहले इन पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, और उसके एक एक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और वो बात हम लोगों को याद रखना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना। ठीक है, ये जो है याद रखना, अगर नहीं हो तो ये सब टर्म अलग से लिख लेना, वैसे तो हम यहाँ पर दर्शा रखे हैं, लेकिन आप इसको चाहो तो अलग से भी अपना लिख लेना याद रखने के लिए। सिंपल वर्ड है, कोई भारी वर्ड नहीं, एक बार जब आप उसको पढ़ लियो तो दोबारा जो है वो ध्यान में रहेगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक बात और जान लेना है, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता के बीच में कोई रिलेशन होगा, कोई संबंध होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति बोले तो चाई, ये जो अभी आप लिखे थे चाई, ये चुंबकीय प्रवृत्ति। और एक जो चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता का मतलब क्या, चुंबकशीलता का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से अगर मान लीजिए आप बहुत सारा फील्ड लाइन अगर बाहर निकालते हो, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो स्वाभाविक बात है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इससे निकलने वाला फील्ड लाइन का संख्या बढ़ जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का संख्या जो निकलेगा, वो क्षेत्र रेखाओं का संख्या या तो उतना ही होगा और नहीं तो उससे थोड़ा कम भी होगा, कुछ रिपेल भी हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप ये बोले कि कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर से ज्यादा अगर फील्ड लाइन निकलने का रास्ता दिया जाता है तो उसी को आप चुंबकशीलता बोलते हैं, चुंबकशीलता, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को जाने का रास्ता दे उसको आप चुंबकशीलता बोलेंगे, उसमें ज्यादा है, और जो कम से कम रास्ता दे उसको बोलेंगे चुंबकशीलता, उसमें कम है। यानी कि सीधे तौर पे एक तरह से कह सकते हो ना कि चुंबकीय गुण जैसा ही कुछ मामला है ना। तो उसको हम लोग डिनोट किए थे म्यू से, अगर आपको याद हो तो उसको हम लोग डिनोट किए थे म्यू से। और निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए बात किए थे तो इसमें हम 0 लगा दिए थे, और निर्वात के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता, याद अगर आपको हो तो ठीक, नहीं तो एक बार याद दिला देते हैं, -7 हेनरी पर मीटर ऐसा करके कुछ था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमसे यही बोला चाई और म्यू अपेक्षिक बोला है, इसका मतलब किसी माध्यम के साथ तुलना करके हमको निकालना है। तो इसके बीच में हमको बोला है कि बताइए रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। इससे फायदा क्या होगा ना कि अगर आप मान लो म्यू का वैल्यू जानते हो तो चाई का निकाल लोगे, कोई फार्मूला आएगा, और चाई का वैल्यू जानते हो तो म्यू का वैल्यू निकाल लोगे, यानी एक पता है तो दूसरा का पता कर सकते हैं। तो ये हमको ना आगे जा करके वो जो कैटेगरी बोल रहे थे कि चुंबकीय पदार्थ 3 कैटेगरी में होता है, उसको पढ़ने में ये हमें सुविधा देगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं ना कि कोई फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र देते हैं B0, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B आएगा,
मटेरियल के अंदर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी आएगा, और इसका जो वैल्यू आया था ये आया था आपका V0 प्लस BM, ऐसा करके आया था। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा है, इसका जो वैल्यू था वो वैल्यू हम लोगों ने इसके निर्वात मीडियम के लिए जो है निकाले थे। तो इसका फॉर्मूला जो आपका आया था वो क्या आया था, μ0H प्लस, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका जाएगा μ0M, ऐसा करके आया था। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये तो मटेरियल के अंदर है, तो मटेरियल के अंदर का चुंबकशीलता कितना होगा, इस चुंबकशीलता को हम म्यू मान लेते हैं। और उसी चुंबकशीलता के आधार पे अगर हम इसका जो है इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहे तो एक बात बताइए, कोई भी मैग्नेट है और ये मैग्नेट के अंदर की बात है, हम अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहे, ये जो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट है उसको तो मैग्नेटाइजेशन M से डिनोट किए थे। लेकिन अगर किसी माध्यम के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बढ़ाते हो तो उसको हम लोग उसको जो है हम लोग बोले थे चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन होने की इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीय तीव्रता बोले थे, S से डिनोट किए थे। चाहे वो निर्वात हो चाहे मटेरियल के अंदर का माध्यम हो, मटेरियल के अंदर का माध्यम हो, लेकिन मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो बी है, हम लोगों ने माना है इसके अंदर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है। और कोई भी माध्यम के अंदर में अगर मैग्नेटाइजेशन होता है तो उसको डिनोट करते हैं H से, इसका मतलब बी जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होगा। निर्वात के लिए जब आप ये फॉर्मूला लिखे थे तो इसका जो था B0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप H लिए थे, क्योंकि ये माध्यम के लिए बात हो रहा था। और ये जो लिए थे आप ये लूप के लिए बात किए थे, लूप का अलाइनमेंट के लिए बात किए थे। अब एक बात हमें बताइए, ये दोनों जो है एक जैसा तो है लेकिन एक बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ई जो होगा ना इसका, देखिए ई वाला माध्यम के लिए आप तो यहाँ पर μ0 लगा लिए थे क्योंकि ये निर्वात के लिए बात हुआ था, और ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की बात हो रहा है। इसका मतलब आप जब यहाँ से बराबर का साइन लगाइएगा तो आप यहाँ पे म्यू और इंटू H लगाइएगा। म्यू का मतलब ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के अंदर का चुंबकशीलता आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन H जो है वो माध्यम के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, इसलिए आप वहाँ पर H ही लगाइएगा। तो अब जरा बताइए, यहाँ पर हम इस फार्मूला के जगह पर लिख सकते हैं म्यू इंटू H बराबर μ0 इंटू H प्लस, ये तो पहले से है, इसको लिखेंगे μ0M, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि फिर से हमारा जो वो μ0 जो है वो तो कॉमन होगा ही होगा, तो μ0 को आप कॉमन करके इधर फेंक दो, तो आपका म्यू इंटू H बराबर, इसमें से पहले μ0 कॉमन करो और ये आपका H प्लस M बचेगा। यहाँ पर μ0 को इधर फेंको, तो म्यू डिवाइड बाई μ0 और इंटू H बराबर H प्लस M ये बचेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये म्यू बट्टा μ0 किसी भी माध्यम का चुंबकशीलता, और यहां से आप गौर कीजिएगा ये μ0 का मतलब होता है निर्वात का चुंबकशीलता, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम का, और डिवाइड बाई μ0 जो आपका आता है निर्वात के लिए, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, और उसी के बीच में हमको रिलेशन चाहिए भी। तो आपका इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा इसके लिए आपका म्यू आर हो जाएगा, आर बोले तो रिलेटिव, और इंटू H इज इक्वल टू H प्लस M। अब इसमें से इस H से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, ये H जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो म्यू आर इज इक्वल टू H डिवाइड बाई H प्लस M अपॉन H, यही आएगा। ये दोनों कट के तो 1 हो जाएगा, लेकिन M अपॉन H बराबर एक फॉर्मूला जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोगों ने बोला था चाई या काई। ये तो आप गौर कीजिएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में जो फॉर्मूला आना चाहिए वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस चाई, 1 प्लस चाई। ठीक है, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अगर आप देखिएगा 1 से अधिक होते जाएगा तो चुंबकशीलता का मान भी बहुत ज्यादा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्लस में ये है ना। और इसका वैल्यू अगर निगेटिव में हो गया तो स्वाभाविक बात है कि इसका वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतना तय है कि इसका वैल्यू सामान्य तौर पे जो होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, चुंबकशीलता का मान जो होता है अधिकतम 0 होता है, लेकिन निगेटिव में जो है लगभग नहीं होता है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाएगा। वो भी होता है सुपर कंडक्टर के लिए, जब आप बहुत ज्यादा कोई चालक पदार्थ की बात करें, सुपर कंडक्टर आप समझ रहे होंगे, अति चालक है ना, उसका हम जिक्र अभी थोड़ा देर बाद करेंगे।
लेकिन याद रखिएगा इसका जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, चाई के ऊपर। चाई बोले तो चुंबकीय प्रवृत्ति। एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो और इसको आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वही पदार्थ के डिवाइडेशन पे, यानी पदार्थ को पहले तो कैटेगराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन होगा इसमें, जो पहला कैटेगरी जो बना है उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सबस्टांस। हम 3 कैटेगरी में इसको बांटेंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ऐसे करके इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो सबसे पहला जो अपना कैटेगरी आया है, जो पहला जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो भाग है, जो पहला टुकड़ा है, उसको हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक सबस्टांस, या इसी को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको बोलेंगे। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कभी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब आपको जानना हो तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, अगर कोई भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और चुंबकीय क्षेत्र में अगर बाहर से फील्ड दिया जाए, ये फील्ड लाइन जो होगा ना वो उसके द्वारा ये रिपेल हो जाएगा। यानी कि जिस रास्ता पर चल रहा था उस रास्ता पर ये चलेगा नहीं, बल्कि ये जो फील्ड लाइन होता है इसको ये रिपेल कर देगा इस तरह से। आप देख लो, या ये कह दीजिए कि यूं कह दो आप कि ये पदार्थ जो होगा वो रिपेल हो जाएगा। पदार्थ जो होगा ना खुद जो होगा वो चुंबकीय पदार्थ को रिपेल कर देगा, या चुंबकीय पदार्थ से ये खुद रिपेल हो जाएगा, दूर भगाएगा। माने कभी भी इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, इसको रिपेल करेगा, उसको भगाएगा, ठीक है। ये पहला इसका गुण है। ये गुण किसका है, डायामैग्नेटिक सबस्टांस का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये जो है इस फील्ड लाइन को, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को ये रिपेल करके भगाने का प्रयास करेगा हमेशा, याद रखिएगा इस बात को। तब जाकर के ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस, डायामैग्नेटिक सबस्टांस। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप विशेष तौर पे अगर देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इस पर ध्यान देंगे, आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। वैसा पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम सख्त मारा फोर्स एकदम भाग गया उधर, ऐसा नहीं, फोर्स लगाएगा लेकिन ये रिपेल करेगा, और वो भी एकदम कमजोर बल के साथ, लेकिन रिपेल करेगा, ये बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिपेल करेगा, इसको विकर्षित करेगा, है ना। तो इसको रिपेल कर देगा। तो जब ऐसे पदार्थ जो फील्ड लाइन को रिपेल कर दे तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे उन तमाम पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो बोलेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ये जो पार्ट है इसका भी आप स्क्रीनशॉट